गली के अंत में कपड़े इस्त्री करने का एक दुकान था। अनामिका, जो कि अमीर घर की बहुरानी थी, वो उस इस्त्री की दुकान में बैठने वाली संतोषी के पास आती है। चेहरे पे उंगलियों के निशान, सर फूटने के निशान, हाथ जल जाने के निशान साफ साफ दिख रहे थे। अनामिका साड़ी के पल्लू से छुपाने की कोशिश करती है, पर वो दिख ही जाता है। उन चोटों के निशान देखकर संतोषी बहुत दुखी होकर कहती है, अरे रे मालकिन, आप यहाँ पे क्यों आ गई? कपड़े इस्त्री होने के बाद तो मैं वहाँ आती। कोई भी आए क्या फर्क पड़ता है, मैं आई हूँ ना, मुझे इस्त्री वाले कपड़े दे दो, मैं साथ लेके जाती हूँ। आप खुद आई है या बड़ी मालकिन आपको भेजी है? मैं खुद से ही आई हूँ संतोषी, घर का सारा काम खत्म हो गया था, इसीलिए बड़ी मालकिन आपको यहाँ पे भेजी है। ऐसे सीता जैसी अच्छी दिल वाली बहू के लिए तो सास को खुश होना चाहिए। सिर्फ वो आपसे जलती ही नहीं है, मार पीट करके बस आपको दुखी कर रही है। सीता को भी तो समस्याओं का सामना करना पड़ा था ना। अगर आप कही तो मैं आपको साधु बाबा के पास ले जाऊंगी, वो आपकी सब समस्या दूर कर देंगे। हर साधु पे भरोसा मत किया करो संतोषी, कई बार वो पैसों के लिए ये सब करते हैं, समझी? नहीं दीदी, आप मुझ पे भरोसा कीजिए। मैं भरोसा करती हूँ, तुम मुझे अपनी बहन जो मानती हो। फिर मेरी बात मानिए, चलिए मेरे साथ। हाय भगवान, अगर सासू माँ को पता चल गया ना तो हो गया। उनको कुछ भी पता नहीं चलेगा, चलिए मेरे साथ। तो ऐसा कहकर संतोषी ने अनामिका को अपने साथ गांव के पश्चिम की ओर ले गई, जहाँ पे एक बड़े से पेड़ के नीचे बैठ के साधु महाराज ध्यान लगा रहे थे। वो प्रणाम करती है, उसे देखकर अनामिका भी प्रणाम करती है। सन्यासी अपनी आंखें खोलते हैं और कहते हैं, देखो बेटा, हम जैसे काम करते हैं उसमें रुचि रखते हैं, उतना ही भरोसा और रुचि हमें ईश्वर पे रखना चाहिए। बहुत ही सच्चा दिल, मदद करने की आदत और हर परिस्थिति में तुमने मुस्कुराहट रखा है, इसीलिए तुम्हारे पति के लिए तुम उत्तम पत्नी हो। पर तुम्हारी सास की नजर में तुम एक बोझ हो, जो बस बैठकर ससुराल का संपत्ति ले रही है, इसीलिए सीता को इतनी परेशानी हो रही है। इतना कहकर सन्यासी अपनी आंखें खोलते हैं। अनामिका उन पे भरोसा करने लगती है। वो समझ जाती है महर्षि के पास दिव्य शक्ति है। सुनो बेटा, बिना किसी समस्या के आज से तुम अपने ससुराल वालों के साथ खेल सकती हो। मैं तुम्हें एक मंत्र बताऊंगा, वो मंत्र पढ़ते ही तुम अदृश्य हो जाओगी। इससे तुम्हें खुशी मिलेगी, ससुराल वाले कंफ्यूज्ड हो जाएंगे और जो भी तुम्हें देख रहे होंगे उन्हें आनंद मिलेगा। महर्षि अनामिका के हाथों के ऊपर हाथ रख के एक मायावी मंत्र पढ़ते हैं। उनके साथ साथ अनामिका भी मंत्र दोहराती है। संतोषी आश्चर्य होकर चारों तरफ देखने लगी। थोड़ी देर बाद अनामिका और सन्यासी जी दोनों ही अपनी अपनी आंखें खोलते हैं। फिर अनामिका और संतोषी सन्यासी बाबा को प्रणाम करते हुए वहाँ से चली जाती है। दोनों लौट के संतोषी के घर आती है। मैं ये सब चीजों पे भरोसा करूँ ना? अगर आपको संदेह हो रहा है तो घर जाने से पहले एक बार कहे सन्यासी के मंत्र को दोहराइए ना। ठीक है, पहले इस्त्री किए हुए कपड़े तुम मुझे दे दो। ऐसा कहने पे इस्त्री किए हुए कपड़ों का बैग संतोषी लाके अनामिका को दे देती है। अनामिका जो पैसे लाई थी वो संतोषी को दे देती है। अरे छोटी मालकिन। कोई बात नहीं संतोषी, मैंने सुना था कि तुम अपने बेटे की पढ़ाई के लिए सासू माँ से पैसे मांगी थी। ये पैसे उसी की स्कूल फीस है, फीस नहीं देगी उसे फिर क्यों तकलीफ देना, जाके स्कूल फीस भर देना। उसकी बातें सुन के संतोषी का चेहरा खुशी से मानो खिल उठता है। वो हाथ जोड़ के प्रणाम करती है। फिर अनामिका मुस्कुराते हुए कपड़ों का बैग लेके वहाँ से चली जाती है। तब तक संतोषी का पति माधव कपड़ों से भरा हुआ बैग लेके आता है। लग रहा है अनामिका मैडम आई थी। हाँ जी, अनामिका और शारदा मालकिन में बहुत फर्क है। शारदा मैडम सौतेली माँ जैसा करती है और अनामिका अपनी माँ जैसा समझती है। शारदा मैडम तो उन्हें प्यार भी नहीं करती है। मैडम और मालिक मिलके वो चाहे कुछ भी कर ले, बस उन्हें परेशान करते हैं। अब क्या कहे बेचारी छोटी मैडम। पर आज से ऐसा नहीं होगा जी। छोटी मालकिन और मैं, हम दोनों मिलके सन्यासी बाबा के पास गए और सारी कहानी बताए। उन्होंने एक मंत्र बताया है, अब से सब छोटी मालकिन के हाथों में नाचेंगे। वहाँ दोनों के बीच बातचीत हो रही थी। तब तक अनामिका कपड़ों का थैला लेकर घर लौट आती है। दरवाजे के सामने ही शारदा एक छड़ी लेके खड़ी थी और फिर कहने लगी, जाके सिर्फ इस्त्री किए हुए कपड़े लाने में तुम्हें इतना समय लग गया। गाँव वालों के नजरों में तुम बड़ी दयालु बन रही हो। जैसे ही शारदा अनामिका को पीटने वाली थी, जल्दी से अनामिका मंत्र पढ़ती है और अदृश्य हो जाती है। उसी के साथ साथ शारदा के हाथ में जो छड़ी थी वो हवा में उड़ने लगती है
और शारदा को पीटने लगती है। अरे बाप रे, हे भगवान, ये क्या हो रहा है? ऐसा कह के शारदा पूरे घर में भागने लगती है, पर अनामिका कहीं नहीं दिख रही थी। बस वो हंसी जा रही थी। हंसने की आवाज सुन के शारदा और डर जाती है। थोड़ी देर बाद शारदा भागते भागते एक जगह पे जाके रुक जाती है। शारदा के सामने आके अनामिका हाजिर हो जाती है। शारदा को डरते हुए देख प्रसाद वहाँ आते हैं। शारदा, तुम्हारे शरीर पे ये सब चोट के निशान कैसे? बहू ने पीटा है और अब तो वो दिख भी नहीं रही है। कुछ कर रही है, छड़ी भी नहीं दिख रही है, बस चोट के निशान पड़ रहे हैं। हे भगवान, दर्द से शरीर टूट रहा है। पागल हो गई हो क्या? बहू क्यों अदृश्य होने जाएगी? तुम क्या कह रही हो? बहू, तुम खेल खेल रही हो ना? वो कह ही रही थी कि अनामिका अदृश्य हो जाती है। उसके साथ डंडा भी गायब हो जाता है। प्रसाद बड़े कंफ्यूजन में हवा में छड़ी दिखाई देने लगी और प्रसाद को पीटने लगी। प्रसाद से भी दर्द बर्दाश्त ना हो। अरे ये कौन मार रहा है? दर्द बर्दाश्त नहीं हो रहा। इतना कहकर प्रसाद भी घर के अंदर भागने लगे। इस बार अनामिका के साथ साथ शारदा भी हंसने लगी। प्रसाद का दम चढ़ गया, वो गिर पड़े। तब अनामिका प्रसाद के सामने प्रकट हुई। सासू माँ, अब बताइए, ये सारी संपत्ति किसकी है? मेरे बेटे रमेश की। वो कौन? तुम्हारे पति बहू। तो फिर आज से खाना पकाना, घर का कामकाज सब मैं करूंगी। और पिताजी, आप क्या करेंगे? बहू, सब्जियां बाजार से ले आना, इलेक्ट्रिसिटी बिल भरना, ये सारा काम मैं करूँगा। अब जाके रास्ते पे आए हैं, और अगर कोई हेर फेर हुआ ना, तुम अदृश्य हो जाएगी और हमें सही सजा मिलेगी। हमारा पूरा शरीर फिर दुखेगा। हमेशा ऐसा ही रहिएगा, और गलती से भी बदलाव आया तो? नहीं बहू, नहीं आएगा। उनकी बातें सुनकर अनामिका समझ गई कि ससुराल वाले अब उससे डरने लगे हैं। कई बार वो गायब भी हुई और ससुराल वालों को सबक भी सिखाई, और इस तरह अपने पति के साथ सुखी सुखी जीवन बिताने लगी। शारदा अनामिका नाम की ही सास बहू थी, पर उनमें कोई मेल भाव नहीं था। दोनों बिल्कुल सांप और नेवले की तरह लड़ाई करती रहती थी। उस दिन भी सास बहू बगीचे में पौधों को पानी डालने के लिए पानी का कैन पकड़ के लड़ना शुरू कर दी। ये कहकर कि जिसने भी अपने पौधे लगाए हैं वो केवल अपने पौधों पर पानी देगा। मैंने पहले पानी डालने के लिए कैन पकड़ा था, इसीलिए मैं पौधों पर पानी डालूंगी, फिर तुम डालना बहू। नहीं सासू माँ, पहले आके मैंने पानी का कैन पकड़ा था, इसलिए पहले मैं पानी डालूंगी, उसके बाद आप डालिएगा। देखो बहू, मैं तुम्हारी सास हूँ, देखा जाए तो मैं इस घर की मालकिन। देखिए सासू माँ, मैं तो बहू हूँ, आपके जाने के बाद मैं ही इस घर की मालकिन हूँ। मैं इतनी जल्दी नहीं मरूंगी। पर मुझे तो लगता है आप किसी भी वक्त ऊपर जा सकती हैं। तुम क्या कहना चाहती हो बहू? अब मैं क्या कहूँ माँ जी, कभी अगर तेल नीचे गिरा रहा और उसमें आपके पैर जाके पड़ गए तो आप फिसल जाएंगी और फिर आपका सर फूट जाएगा और 2 टुकड़ों में बट जाएगा। बाप रे बाप, मुझे पता नहीं था तुम्हारे मन में इतने पाप है। हे भगवान, ऐसी बहू मुझे देना था। इसीलिए माँ जी, कैन मुझे दे दीजिए। अनामिका जब कह ही रही थी, उस बीच शारदा कहने लगती है, तुम जो कहोगी वही करना होगा क्या बहू? अगर मैं अभी तुम्हारी डायलॉग सुन के घबरा गई और डर गई, तुम जाके पूरे गांव वालों को कहोगी कि मेरी सासू माँ आज्ञाकारी है, मैं जो कहती हूँ वही सुनती है। ऐसा मौका मैं तुम्हें नहीं दूंगी। फिर मैं भी आपको ये मौका नहीं दूंगी। ऐसा कहकर सास बहू अपनी अपनी ताकत आजमा रही थी। दोनों अपने अपने तरफ पानी का कैन खींचे जा रही थी। मेरे साथ क्यों लग रही हो बहू? मैं तो पानी के कैन के साथ तुम्हें भी उठा सकती हूँ। ऐसा कहकर सासू माँ गोल गोल घूमने लगती है और साथ ही उस कैन को भी घुमाने लगती है, और कैन पकड़ी अनामिका भी इसी के साथ हवा में उड़ने लगती है। 2-3 चक्कर लगाने के बाद ही अनामिका को जोरों का चक्कर आने लगता है। इतने में ही अनामिका के हाथ से कैन छूट जाता है और वो जाके मिट्टी के गड्ढे में गिरती है। फिर जैसे ही अनामिका पानी का कैन छोड़ देती है, शारदा भी अपना बैलेंस खो बैठती है और शारदा भी लुढ़कते हुए जाके गड्ढे में गिर जाती है। वहाँ पे सास बहू एक दूसरे को देखने लगती है और कोसती है। थोड़ी देर बाद वो भूल ही जाती है कि वो कीचड़ के गड्ढे में घुसी हुई है और एक दूसरे का झोटा पकड़ के मारपीट करने लगती है।
जब गांव वालों को इस बारे में पता चला तो वो उस गड्ढे के पास आकर 2 हिस्से में बंट गए। एक हिस्सा आकर शारदा शारदा कहने लगे और दूसरा हिस्सा अनामिका अनामिका कहने लगे। अब कौन किससे कम है, सास बहू वहीं पे शुरू, दे मार दे मार। सुबह सुबह प्रसाद और रमेश जो खेत में पानी डालने के लिए गए हुए थे, वो बातचीत करते हुए लौटते हैं। देखते हैं कि घर के सामने भीड़ लगी हुई है। उन्हें भी लगा कि क्या हो गया, आके पूछताछ करने लगे। और क्या होगा, आके देखते हैं उन दोनों की पत्नी एक दूसरे का झोटा झोटी पकड़ के लड़ाई कर रही हैं। फिर बाप बेटा पूरे गांव वालों को वहां से हटाते हैं और जाके अपनी पत्नियों की लड़ाई रोकते हैं। फिर दोनों अपनी अपनी पत्नियों को लेकर घर के अंदर आते हैं। इसी तरह दिन गुजर रहा था। अगले दिन जैसे ही सुबह सुबह नींद खुलती है, वो दोनों फिर से एक दूसरे से लड़ने में लग जाती है। सासू माँ झाड़ू उठा लेती है और बहू को पीटने के लिए तैयार हो जाती है, और उधर बहू अनामिका भी बेलन लेके सासू माँ को फेंक के मारने के लिए एकदम तैयार। आखिरकार सास बहू जब थक गई तो दोनों ही थक हार के सोफे पे आके बैठ गई। समय देखने के लिए दीवार घड़ी को शारदा ने देखा तो करीबन 10 बजने वाले थे। तभी शारदा को याद आया कि शारदा का फेवरेट सीरियल सास बहू फाइटिंग, उसे देखना है। अरे बहू अनामिका, जाके टीवी चलाओ तो सास बहू की फाइटिंग वाली सीरियल देखनी है। बिना खाए भले ही रह लो, पर सीरियल नहीं छोड़ सकती। जाओ तो जाके टीवी खोलो। तो फिर क्या माँ जी, मैं 3 लोगों के लिए खाना बनाऊं? तुम बाहर खाने जा रही हो बहू? आपने कहा ना कि सीरियल ही काफी है, तो आपके लिए खाना कट। तुम मेरे ही घर में रहकर मुझे कह रही हो खाना नहीं दोगी? तुम्हारी इतनी हिम्मत? अब से ये घर मेरा है माँ जी। ठीक है, ये घर तुम्हारा है, मेरा है। इसे लेकर हम आराम से फिर कभी लड़ाई कर लेंगे। पहले जाके टीवी खोलो तो। माँ जी, आज मुझे फिल्म देखनी है, मैं आपकी सीरियल नहीं लगाऊंगी। अगर तुम नहीं लगाओगी तो क्या सोच रही हो, मैं नहीं लगा सकती? अब तुम अपनी आंखें खोल कर देखो, मैं अपना पसंदीदा सीरियल लगाकर कैसे देखती हूँ, सास बहू की लड़ाई वाली सीरियल। ऐसा कहकर जिस सोफे पर वो बैठी थी वहाँ से उठ के वो टीवी के पास जाती है, टीवी ऑन करती है। फिर वो टीवी का रिमोट ढूंढने लगती है, पर शारदा को आसपास में कहीं भी टीवी का रिमोट नहीं मिलता। ये क्या, टीवी का रिमोट तो टीवी के पास ही रहता है, अब वो गया कहाँ? शारदा को इस तरह कहते हुए सुन के अनामिका मुस्कुराते हुए कहती है, सासू माँ देखिए तो यहीं कहीं वो रिमोट तो नहीं जो आप ढूंढ रही हैं। ऐसा कहकर अनामिका अपने हाथों में रिमोट लेकर शारदा को दिखाती है। अनामिका के हाथ में रिमोट देखकर शारदा उसे डांटने लगती है और सोफे के पास जाती है। बताइए ना माँ जी, ये वही रिमोट है जो आप ढूंढ रही है? मुझे ये टीवी के पास में मिला। देखो, रिमोट चुपचाप दे दो। वहाँ से उठाई हो इसीलिए सर झुका के मुझसे माफी मांगो, नहीं तो फिर मेरा गुस्सा तुम्हें समझ में आएगा। क्या सासू माँ, अभी भी आप उस पुराने जमाने में हैं? उस पुराने जमाने को छोड़ के आप अभी के जमाने में आइए, जमाना अब बदल चुका है माँ जी। एक बात जान लो बहू, सास हमेशा भूखी शेरनी होती है। सच में आप महान है सासू माँ, आखिरकार आपने मान ही लिया कि आप एक जानवर हैं। अब किस बात की लड़ाई, जाओ जाके गर्मा गर्म चाय बना के ले आओ। हाँ हाँ जरूर माँ जी, मैं अभी आपके लिए चाय बना के ले आती हूँ। ऐसा कहकर टीवी का रिमोट लेके अनामिका वहाँ से चली जाती है। देखकर शारदा अपना सर पीट लेती है। थोड़ी देर बाद धुएंदार गर्मा गर्म चाय लेके अनामिका हाजिर होती है। शारदा चाय की चुस्कियाँ लेने लगती है। ठीक है सासू माँ, आपको इस तरह दुखी मुझसे देखा नहीं जा रहा है। आज नहीं तो कल मैं अपना सिनेमा देख लूंगी, आप अपना सीरियल देख लीजिए। ऐसा कहकर अनामिका रिमोट वापस कर देती है। अचानक से बहू में ऐसा परिवर्तन देख के शारदा कुछ समझ नहीं पाती है। जल्दी से वो अपना चाय का कप टेबल पे रख के रिमोट उठा के टीवी ऑन करने की कोशिश करती है, पर टीवी ऑन नहीं होता। ये क्या, टीवी ऑन क्यों नहीं हो रहा है? ऐसा कहकर वो ऊपर देखती है, जो फैन चल रहा था वो भी बंद हो गया। तब समझ में आता है कि बिजली चली गई है। अनामिका मुस्कुरा के वहाँ से चली जाती है। इस बात से शारदा को पहले बड़ा गुस्सा आता है, उसके बाद वो हंसने लगती है और इस तरह शारदा अनामिका सास बहू की लड़ाई आगे भी जारी रहती है।